हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। दीपावली दिवाली जा चुकी है। हालांकि आज भी दिवाली है बताया जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने कल दिवाली मना ली, जैसे मैंने मना ली। और पहले बता दूं, आज आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, जो कि इसीलिए दे रहा हूं कि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक मैं छुट्टी पे रहूँगा। और बीच में शायद एक आध दिन मैं 6 तारीख को शायद आ सकता हूं क्लिनिक पे, सिर्फ एक दिन के लिए मैक्सिमम, या 6 या 7 को। अदरवाइज मैं 1 तारीख से 10 तारीख तक छुट्टी पे रहूँगा, तो इसीलिए आपको बता दिया। अगला फाइब्रोस्कैन कैंप पहले शनिवार को लगेगा नवंबर के, ठीक है, ये भी बता दिया। चलिए, आज का टॉपिक क्या है। टॉपिक ये है कि हमारा ब्लड अगर थिक हो जाए, गाढ़ा हो जाए, तो बड़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती है ना। सबको पता है कि अगर खून गाढ़ा हो जाए तो हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, पता नहीं क्या क्या हो सकता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, खून का थक्का टूट के कहीं पे भी जा सकता है, डेथ हो सकती है पेशेंट की। तो ऐसे कौन से सिम्टम हैं जो हमें शुरू में ही पता चल जाए कि खून गाढ़ा हो रहा है। खून गाढ़ा होने के कुछ तो कारण ऐसे हैं जो जेनेटिक कारण है, कुछ लेकिन हम खुद बना लेते हैं अपनी हरकतों की वजह से। तो आज वो सिम्टम बताऊंगा आपको कि ऐसे कौन से सिम्टम हैं जिससे कि आपको थोड़ा डाउट हो जाना चाहिए कि भाई ये मेरा खून अब गाढ़ा होता जा रहा है। हालांकि कई बार जब हम ब्लड सैंपल निकालते हैं ना, तो पेशेंट के ब्लड सैंपल जब निकालते हैं तो वहां से भी हमें तो वहां से भी पता चल जाता है कि इसका ब्लड कितने फ्लो से आ रहा है, कितना गाढ़ा है ना, इतना डार्क कलर का होता है। और जो जिनको खून की कमी होती है उनका ब्लड बहुत ही ऐसा होता है लाइट कलर का, तो वहाँ से भी पता चल जाता है। तो ये तो हमारा डॉक्टर का एक वो है परसेप्शन, या हम देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं, लेकिन आम इंसान शायद ऐसे नहीं अंदाज़ा लगा सकता। तो कुछ सिम्टम्स हैं, आप उस पर निगाह रखिएगा। अगर आपको ऐसा हो रहा है तो हो सकता है आपका ब्लड ठीक हो, और स्पेशली अगर आपको कुछ ऐसी बीमारियां हैं, है ना। जनरली जब हम बात करते हैं ब्लड की ठीक हो रहा है, तो ज़्यादातर जो एक एज ए डॉक्टर के हिसाब से, हमारी साइंस के हिसाब से देखा जाए, तो हम पॉलीसाइथीमिया वेरा की बात करते हैं कि पॉलीसाइथीमिया वेरा, जिसमें कि रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, खून थिक होना शुरू हो जाता है। उसको खून को ऑक्सीजन नहीं मिल, वो उसको मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है, ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती है ऑर्गन तक। तो पॉलीसाइथीमिया वेरा कहते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन आपका बढ़ के, अगर नॉर्मल हम माने 15.5 या 16 तक, तो उससे ज़्यादा हो जाता है, 17 तक हो जाएगा, 18 तक हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस है। लेकिन पॉलीसाइथीमिया के अलावा और भी बहुत सारी डिजीज हैं। ये तो एक जेनेटिक कारण हो गए, कुछ जो है कुछ जेनेटिक डिजीज भी होती हैं। लेकिन इसके अलावा और क्या कारण होते हैं वो भी मैं बताऊंगा, खून गाढ़ा होने के, थिक होने के, और फिर सिम्टम बताऊंगा आपको। तो कहीं मत जाइएगा, बड़े रहिएगा। डॉक्टर कालरा अपनी हरकत से बाज आएंगे नहीं। मैं यूं गया, यार दिवाली पे ना कोई मिठाई बची हुई है खा के आ रहा हूँ। आज लंच में ना देखता हूँ आज कोई बढ़िया आया होगा। दिवाली जो थी कल, आज भी है ना। हाँ, हमने तो बोला आज भी दिवाली है, बढ़िया खाना आना चाहिए। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं। अभी बने रहिए, कहीं मत जाइएगा। तो दोस्तों, थिक ब्लड, गाढ़ा ब्लड होने के जेनेटिक कारण तो मैंने आपको बता दिया। एक तो कुछ जेनेटिक रीजंस होते हैं, जैसे प्रोटीन सी, प्रोटीन एस की डेफिशिएंसी हो गई, है ना, तो वहाँ पे खून गाढ़ा हो सकता है, क्योंकि वो क्लॉटिंग को रोकते हैं ये फैक्टर। तो कुछ ऐसी और फैक्टर है जिनकी कमी से ऐसा हो सकता है, और पॉलीसाइथीमिया मैंने बता ही दिया। लेकिन अगर कुछ नॉर्मल कारण हैं, जो हमारी लाइफस्टाइल से जुड़े हुए कारण हैं, अगर आपको शुगर है तो आपके अंदर भी खून थिकनेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप मोटे हो, वजन ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी ब्लड गाढ़ा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। कोलेस्ट्रॉल हाई है तो वहाँ पे भी ब्लड गाढ़ा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप पानी कम पीते हो, डिहाइड्रेशन है, तो वहाँ पे भी ये ज़्यादा होते हैं, है ना। और मैंने कई बार देखा है कि कुछ लोगों को डिहाइड्रेशन होने के बाद स्ट्रोक हो जाता है। अगर आप हिस्ट्री लो ना, तो उनको पता चलता है, जो बुजुर्ग लोग हैं, कि इनको 4-5 दिन पहले खूब डायरिया हुआ, वॉमिटिंग हुई, डिहाइड्रेशन हो गया, उसके बाद स्ट्रोक हो गया। मैंने बहुत बार देखा है, इसलिए सच बता रहा हूँ। तो ये हो गया। और इसके अलावा जो है आपका, अगर आप दारू पीते हैं और आप स्मोक करते हैं, स्पेशली मैंने इन लोगों में, स्मोकिंग और अल्कोहलिक लोगों में, हीमोग्लोबिन अक्सर मैं ज़्यादा देखता हूँ। इनका हीमोग्लोबिन 16-17 तक भी मैं कई बार देखता हूँ कि इनका हीमोग्लोबिन ज़्यादा आता है, जो लोग दारू और स्मोक करते हैं। तो हीमोग्लोबिन का ज़्यादा होना
अच्छी बात नहीं है। वो इंडिकेट एक इनडायरेक्ट वे में करता है कि आपका ब्लड गाढ़ा हो रहा है। तो अब तो कुल मिला के, और फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो वो भी, तो कुल मिला के ये कारण तो सबको पता है कि शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, फलाना ढिमका, ये सब, तो ये इससे खून गाढ़ा हो जाता है। तो अब मैं बात करता हूँ लक्षण की, कि आखिर वो कौन से लक्षण होते हैं जिससे कि आपको ये डाउट हो जाना चाहिए कि भाई मेरा खून गाढ़ा हो गया। अगर आपको बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, कमजोरी रहती है, तो इसका मतलब कि जो ब्लड है वो ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पा रहा है पूरी बॉडी में, इसकी वजह से आप थके थके से रहते हो, नंबर एक। नंबर दो, अगर किसी हाथ पैर में सुनपन रहता है, नमनेस रहती है ना, तो झंझनाहट होती है, तो इसका मतलब कि ये भी एक पुअर ब्लड सर्कुलेशन का एक लक्षण है। और कई बार हेडेक आ जाते हैं, डिजीनेस हो सकता है, चक्कर हो सकता है, तो थिक ब्लड जो है ब्रेन में ठीक से जा नहीं रहा है, तो हेडेक और चक्कर आना ये भी एक सिम्टम हो सकता है। आई सिम्टम्स हो सकते हैं, आपको दिखाई देने में प्रॉब्लम हो सकती है, धुंधला दिखाई दे सकता है। सीने में अगर हार्ट को पुअर जाएगा ब्लड तो सीने में भारीपन लग सकता है, चलने में सांस फूल सकता है, सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, लंग्स में अगर ऑक्सीजन नहीं जा रही है तो वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। स्किन का रेड पड़ जाना, वहाँ पे रैशेस पड़ जाना या नीला पड़ जाना, ये भी एक लक्षण होता है कि आपका जो स्किन को भी ब्लड प्रॉपर नहीं जा। कई बार पैरों में सूजन आ सकती है इसकी वजह से, या आपकी जो हार्ट बीट है बहुत फास्ट चल रही है या इरेगुलर हो रही है, तो ये भी बताता है कि खून आपके जो हार्ट पे भी असर कर रहा है और खून थोड़ा सा गाढ़ा होता जा रहा है। कुछ लोगों के हाथ पैर ठंडे रहते हैं, वो भी पुअर ब्लड सर्कुलेशन की निशानी होती है, तो ये भी बताता है कि भाई ये खून इनका थोड़ा सा गाढ़ा हो। और कुछ लोगों को नेजल ब्लीड, नाक में से खून आ सकता है, या उनका कहीं पे भी स्किन पे अगर आप दबा दो तो उस पर रैशेस पड़ जाते हैं, ब्रूजेस हो जाते हैं, हाँ, जैसे किसी ने मार दिया हो, तो ये भी एक लक्षण होता है। कुछ लोगों को स्किन में खुजली भी होती है, स्पेशली पॉलीसाइथीमिया की अगर बात करो तो स्किन में खुजली हो सकती है, पेट में फुलनेस हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है, और स्पेशली रात के समय स्वेटिंग होती है ना, सोते समय उनको पसीना आने लग जाता है। तो ये कुछ लक्षण है खून गाढ़ा होने के। कुछ लेडीज़ में हार्मोनल चेंजेस होने से भी ब्लड गाढ़ा हो सकता है, स्पेशली प्रेगनेंसी में बहुत बार देखा गया ऐसी कॉम्प्लिकेशन होती हैं। और कुछ हार्मोनल थेरेपीज़ होती हैं, जैसे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हो गई, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स हो गई, टेस्टोस्टेरोन हो गया, तो ये भी सबको खून को गाढ़ा कर सकती हैं, ये जो दवाइयाँ हैं। कुछ बॉडी में अगर इन्फ्लेमेशन बढ़ जाए या कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ है जैसे कि SLE है या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, वहाँ पे भी खून गाढ़ा होने के चांसेस होते हैं। और कुछ कैंसर होते हैं जहाँ पे खून गाढ़ा हो सकता है। देखो, एक बात बताऊं, ज़्यादातर लोगों में कोई भी सिम्टम नहीं होता। पहला सिम्टम ब्लड क्लॉटिंग का होता है कि ब्लड क्लॉट हो गया। अब वो ब्लड क्लॉट कहीं पे भी हो सकता है ना। वो ब्रेन में हो गया तो स्ट्रोक हो गया, हार्ट में हो गया तो हार्ट प्रॉब्लम हो गई, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, सांस की नली में हो गया सडन, है ना, और DVT हो गया, डीप वेन थ्रोम्बोसिस जिसको बोलते हैं, पैरों में अगर क्लॉटिंग हो गई तो पहला सिम्टम क्लॉट का होता है। तो वो जहाँ पे भी होगा उसके सिम्टम आएंगे। पैरों में अगर DVT हो गई तो पैरों में सूजन आ जाएगी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया तो सांस लेने में दिक्कत होगी, चेस्ट डिस्कम्फर्ट होगा, पेशेंट बहुत सीरियस हो जाता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। ब्रेन में हो गया तो स्ट्रोक हो जाएगा, हार्ट अटैक हो गया तो हार्ट, उसके तो सिम्टम आपको पता ही है ज़्यादातर लोगों को। तो पहला सिम्टम ज़्यादातर समय ब्लड क्लॉटिंग का होता है, और जिसको भी ब्लड क्लॉट हो तो उसको थ्रोली बहुत डिटेल में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि इसका रीज़न क्या है। ठीक है, क्या ये इसकी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं उसकी वजह से हुआ है, या इसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है उसकी वजह से हुआ है, या कुछ और रीज़न, जैसे मैंने बताया कि प्रोटीन C, प्रोटीन S की डेफिशिएंसी तो नहीं हो गई है इसको, जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, या फिर इसको पॉलीसाइथीमिया तो नहीं है। तो बस हर चीज़ का डिटेल इन्वेस्टिगेशन चाहिए। कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? कॉम्प्लिकेशन तो सबको पता है, मैंने जैसे अभी बता ही रहा हूँ कि क्लॉट कहीं पर भी जा सकता है, वो आपके हार्ट में, मतलब सब कुछ मैंने बता दिया कि ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो कुल मिला के अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, स्मोकिंग करते हैं, एडिक्शन करते हैं तो उसको बंद कर दें। और ट्रीटमेंट में क्या है? ट्रीटमेंट में वही है, ब्लड थिनर देने पड़ते हैं, एंटीकोगुलेंट देनी पड़ती हैं, और एंटीप्लेटलेट्स देनी पड़ती हैं। एंटीप्लेटलेट्स होती हैं जो क्लॉटिंग को रोकती हैं, जैसे कि एस्प्रिन हो गई, क्लोपिडोग्रिल हो गई, ये चीज़ इनको बोलते हैं एंटीप्लेटलेट। एंटीकोगुलेंट होती हैं जैसे कि ब्लड थिनर्स, है ना, वारफेरिन हो गया। और
एक होती है थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी कि थ्रोम्बस बन गया है तो उसको फिर आप तोड़ने की निकालने की इंजेक्शंस आते हैं। जैसे पहले हम देते थे, अब तो बंद हो गया हार्ट अटैक में, अब सीधा रिफ़र कर दिया जाता है पेशेंट को एंजियोप्लास्टी के लिए। लेकिन पहले के हमारे टाइम में, आज से 20-25 साल पहले, तो हम लोग इंजेक्शन देते ही थे, स्ट्रेप्टोकाइनेस, यूरोकाइनेस इंजेक्शन, थ्रोम्बस को खोलने के लिए, जो खून का थक्का जम गया उसको तोड़ने के लिए। हालांकि वो कई बार उसमें रिस्क होता था ज़्यादा, लेकिन फिर भी उस समय तो यही ट्रीटमेंट होता था हमारे टाइम पे। अब पिछले 20 सालों से एंजियोप्लास्टी का रोल ज़्यादा हो गया है कि अब प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की सीधा पेशेंट को ऐसी जगह रेफ़र कर दो जहाँ पे ये सब सुविधाएं हों, एंजियोग्राफी की और एंजियोप्लास्टी की, जो भी है। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था। और मैं फिर बता दूं कि मैं छुट्टी पे रहूँगा 1 से 10 तारीख तक। बीच में शायद 1-2 दिन आऊँगा, और ऑनलाइन भी कंसल्टेशन शायद मैं ना कर पाऊँ, मैं आपको बता दूं। 1-2 दिन शायद मैं कर पाऊँ तो कर पाऊँ, मैं ज़्यादातर ऑनलाइन कंसल्टेशन भी नहीं कर पाऊँगा। तो जो लोग पेशेंट बाहर से आते हैं, दूर से आते हैं, वो प्लीज़ 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 इस बात को समझ लें कि मुझे उससे पहले या उसके बाद ही दिखाएं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। मैंने कभी इतनी लंबी छुट्टी ली नहीं है, लेकिन ज़िंदगी में कब कौन सा काम पड़ जाए इंसान को पता नहीं है। और जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। अब हार कहाँ हुई है, अभी जो जीत करूंगा, अभी तो खाना खाना है मैंने। आज बहुत अच्छा खाना आया, जरूर देखना मेरा वीडियो। बंद करो।